नमस्कार, स्वागत है आपका जीजे हिंदी टॉपर्स में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं पाठ लखनवी अंदाज। सीबीएसई द्वारा कक्षा 10 हिंदी ए कोर्स के लिए पुस्तक निर्धारित की गई है, क्षितिज भाग 2। उसके गद्य खंड का यह तीसरा पाठ है। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज और इसके लेखक का नाम है यशपाल। यशपाल जो है बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही नाम है और इनकी कई रचनाएं बहुत ही लोकप्रिय रही हैं। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को हुआ और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हुई थी। तो हम इन्हीं के द्वारा लिखित पाठ लखनवी अंदाज पढ़ने जा रहे हैं। अब लखनवी अंदाज पाठ में दो मुख्य किरदार हैं। दो मुख्य किरदार कहें या दो ही किरदार हम मान लेते हैं कि इस पाठ में केवल दो ही पात्र हैं और ये पात्र हैं, एक तो ये नवाब साहब, ठीक है, और दूसरे हैं लेखक जो इस पाठ को बता रहे हैं। पहले है नवाब साहब और दूसरे हैं ये लेखक। ये जो लेखक है यही हमें जो है पूरी कहानी बता रहे हैं। और स्थान है रेल का डिब्बा। ये देखिए, ये रेल का डिब्बा है जिसमें एक बर्थ पर नवाब साहब बैठे हैं और दूसरी बर्थ पर ये जो है लेखक बैठे हैं। और जो है इसमें तीसरा जो है गौण पात्र है। गौण पात्र वह पात्र जो हमें इंसानों की तरह दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहानी में मुख्य भूमिका निभा रहा है, वह है खीरा। देखिए खीरा, ये यहाँ पर इसने खीरा रखा हुआ है। इसके हाथ में देखिए ये खीरे की फाक है, स्लाइस है। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्थान है रेल है। लखनऊ में एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, उसका एक डब्बा जो है वो उसका स्थान है। पात्र हमारे पास दो हैं, एक नवाब साहब और एक लेखक। और यहाँ पर गौण किरदार है, गौण पात्र है खीरा। बस यही चार जो है इस कहानी को बनाते हैं। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई पांचवा भी है यहाँ पर। तो पाठ का नाम जो है लखनवी अंदाज वह इसलिए है क्योंकि ये जो है लखनऊ के नवाब के बारे में यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है। यहाँ हमारा जो है कहानी का एक मेन पात्र इस लखनऊ का नवाब है। नवाब की जो हरकत है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जब हम कहानी पढ़ लेंगे तो हमें यह जो शीर्षक है हमारे पाठ का ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन। इस कहानी में, इस पाठ में जो है कई उर्दू के शब्द आएंगे, उनके अर्थ मैं आपको बताती रहूंगी। देखिए, मुफस्सिल पैसेंजर ट्रेन ये क्या होती है। देखिए, पैसेंजर ट्रेन तो आपको पता है जो यात्रियों को लेकर जाती है। मुफस्सिल पैसेंजर ट्रेन उसको बोला जाता है जो अपने ही शहर में घूमती है, ठीक है। ग्रामीण रेल इसे बोल सकते हैं या क्षेत्रीय रेल बोल सकते हैं, जो सिर्फ अपने ही गांव में घूमती है या अपने ही शहर में घूमती है। शहर के बाहर या गांव के बाहर ये ट्रेन नहीं जाती। जैसे हम बस कह सकते हैं, हमारे यहाँ आजकल जो है इस तरह की रेल नहीं होती है, लोकल बसेस होती हैं। तो ये पहले लोकल ट्रेन होती थी, तो इसे ही मुफस्सिल पैसेंजर ट्रेन बोला जाता है। तो ऐसे ही लखनऊ के एक स्टेशन की बात हो रही है, वहां पे मुफस्सिल पैसेंजर ट्रेन जो है चलने वाली थी और उतावली में पुकार रही थी। यानी ये ट्रेन जो है चलने वाली थी और ट्रेन का जो इंजन है वो स्टार्ट हो गया था और उसमें से आवाज आ रही है। पहले जो है जब रेलगाड़ी चलती थी तो वो चलने से पहले बहुत तेज आवाज करती थी, तो उसी आवाज की बात हो रही है। अब लेखक ने कहा है कि भाई सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दाम मतलब सेकंड क्लास का जो टिकट है उसकी कीमत ज्यादा है। दाम का मतलब होता है कीमत। देखिए, सबसे महंगा टिकट होता है फर्स्ट क्लास का, उससे थोड़ा सा सस्ता होता है सेकंड क्लास का और सबसे सस्ता होता है थर्ड क्लास का। अब ये जो रेल है ये लोकल रेल है, ठीक है। तो लोगों को तो इस रेल में क्या होता है, इस ट्रेन में थर्ड क्लास में ही लोग ज्यादा सफर करते हैं। पहले लोग थर्ड क्लास को ही ज्यादा प्रेफर करते थे। सेकंड या फर्स्ट क्लास में तो खाली अमीर लोग ही जाया करते थे या बहुत ही कम लोग। अब सेकंड क्लास का जो टिकट है वो भी काफी महंगा होता था, लेखक ने यही बताया है। तो लेखक कहते हैं उन्हें दूर नहीं जाना था, तो उन्होंने यह सोचा कि भी मुझे ज्यादा दूर तो जाना नहीं है और सेकंड क्लास के डिब्बे में भीड़ भी नहीं होगी, क्योंकि सेकंड क्लास में भी लोग जो है ज्यादा यात्रा नहीं करते। तो भीड़ से बचने के लिए और एकांत में,
एकांत का मतलब होता है अकेले में। लेखक को लगा कि सेकंड क्लास में तो कोई होगा नहीं, वहां पर मैं अकेला हूँगा, तो अपनी नई कहानी के संबंध में सोच लूंगा। लेखक कहानियां लिखता है तो वो अपनी नई कहानी के प्लॉट के बारे में सोचना चाहता है, आइडिया के बारे में सोचना चाहता है। तो उसने कहा भैया भीड़ से भी बच जाऊंगा मैं सेकंड क्लास में, और जो अपनी नई कहानी के बारे में कुछ सोच भी लूंगा, और मुझे ज्यादा दूर तो जाना नहीं है, तो मेरा टिकट ज्यादा महंगा मुझे पड़ेगा नहीं। और तीसरा इसका कारण है खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए। खिड़की से जो है पेड़ नदियां वगैरह जो दिखाई देती है उसके लिए, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक दृश्य। तो उसने ये सब सोचकर जो है सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। अब गाड़ी जो है छूट रही थी, मतलब गाड़ी जो है चलने वाली थी, कि सेकंड क्लास के एक डिब्बे को लेखक ने खाली समझकर उसमें वो कूदकर चढ़ गया, दौड़कर चढ़ गया उसमें। इसको लगा ये डिब्बा खाली है, मैं इसमें चढ़ जाता हूँ, ट्रेन चल रही है। लेकिन हुआ क्या, अनुमान के प्रतिकूल। प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत यानी उल्टा। जो उसने अनुमान लगाया था, अंदाजा लगाया था, बिल्कुल उसके उल्टा हुआ। ये डिब्बा निर्जन नहीं था, निर्जन मतलब सुनसान नहीं था, इसमें पहले से ही कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अब जिस डब्बे में ये चढ़ा है उसकी एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के, नस्ल होता है जाति, यानी नवाब जाति का एक सफेद पोश सज्जन। सफेद पोश सज्जन का यह अर्थ होता है वे व्यक्ति जो अच्छा आचरण करने वाले होते हैं, जो अच्छा व्यवहार करते हैं, मतलब पढ़े लिखों की तरह व्यवहार करते हैं वो। तो उसने देखा कि भाई एक नवाब टाइप का आदमी है, सफेद पोश सज्जन, ठीक है, और बहुत ही सुविधा से, मतलब बड़े आराम से वो पालथी मारकर एक बर्थ पर बैठा हुआ है, यानी अपने घुटनों को मोड़े हुए बैठा हुआ है, और उसके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अब डिब्बे में वो अकेला मतलब आराम से बैठा था, और खीरे उसने अपने सामने रखे हुए थे। लेकिन अचानक जो है, सहसा का मतलब होता है अचानक, अचानक डिब्बे में लेखक के कूद जाने से सज्जन, सज्जन यहाँ पर नवाब को बोला गया है। तो इस नवाब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न, एकांत चिंतन मतलब ये अकेले में कुछ चिंता कर रहा था, कुछ सोच रहा था, लेकिन लेखक के आने से इसमें विघ्न पड़ गया, रुकावट आ गई, और असंतोष का भाव जो है उसकी आंखों में देखा जा रहा था। मतलब वो जो है नवाब जो है लेखक के आने से जो है उस नाराज था, उसको अच्छा नहीं लगा कि लेखक अचानक ऐसे इस डिब्बे में घुस गया है। अब जो है लेखक ने सोचा कि हो सकता है ये भी जो है कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। अब लेखक को लगा ये भी किसी कहानी के बारे में सोच रहा होगा, है ना, इसलिए सेकंड क्लास में आया है। या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, यहाँ पे खीरे को अपदार्थ वस्तु इसलिए कहा गया है क्योंकि खीरा जो है बहुत ही सस्ता होता है, गरीब से गरीब आदमी उसे खा आराम से खरीद कर खा सकता है। तो जिस व्यक्ति तो ये जो नवाब होते हैं ये बहुत ही अमीर हुआ करते थे, जागीर, एक तरह से राजा हम इन्हें मान सकते हैं। इनकी जो है पूरी की पूरी जागीरें हुआ करती थी। तो एक ऐसी वस्तु जिसे गरीब आदमी खरीद कर खा सकता है, उसे वो खरीद कर खाने में अपना जो है अपमान समझेगा, क्योंकि वो उसे लगेगा ये गरीब आदमी खा रहे हैं तो मैं ये क्यों खाऊं, मैं तो इनसे अधिक महंगी महंगी वस्तुएं खाऊंगा, अधिक महंगा महंगा जो आता है ना, अधिक महंगी वस्तुएं जो आती है वो खाऊंगा, मैं क्यों सस्ती खाऊंगा। तो इसलिए खीरे को अपदार्थ बोला गया है। और दूसरा क्या है, खीरा जो है जल्दी से पचता नहीं है, जल्दी से डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो अब यहाँ तो लेखक ने सोचा कि हो सकता है ये भी कोई जो है कहानी के बारे में सोचना चाह रहा हो, यहाँ पे सोच रहा था, और खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हूँ। और जो है इसके सामने खीरे पड़े हैं, तो खीरे जैसी जो है तुच्छ वस्तु खाने का इसको शौक है, और मैंने इसको देख लिया है, इसलिए ये संकोच में आ गया है, थोड़ा हिचक रहा है कि एक आम आदमी ने नवाब को खीरे खाते हुए देख लिया है, कि वे खीरे खाते हुए नहीं, सॉरी, खीरे अपने सामने रखे हुए देख लिया है। तो मैं यह अंदाजा लगा लूंगा कि ये नवाब जो है खीरे खाने का शौकीन है, मतलब सस्ती वस्तु खाने का शौकीन है। अब आगे चलते हैं। अब नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, संगति के लिए यानी मेल मिलाप के लिए, नमस्ते कहने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। तो लेखक ने भी उसके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक को लगा जब ये बात नहीं कर रहा है तो मैं क्यों बात करूं, अगर मैं पहले जाकर बात करूंगा तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। लेखक को लगेगा मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों गवाऊं,
पहले ये बैठा था तो इसे मुझसे बात करनी चाहिए, पर उसने तो बात नहीं की। इसलिए लेखक भी चुपचाप जो है, सामने वाली बर्थ खाली थी तो उस पे जाके बैठ गया और उसने आंखें चुरा ली, मतलब आंखें फेर ली। अब देखते हैं आगे क्या हो गया। दोनों आमने सामने बैठे हैं और दोनों चुपचाप बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। अब लेखक अपने बारे में बताता है कि ठाली बैठे। ठाली बैठे का मतलब होता है खाली बैठे। ठीक है, अब लेखक जो है खाली बैठा हुआ है ट्रेन में, तो वो कहते हैं खाली बैठे जो है कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। उसकी बहुत पुरानी आदत है कि खाली बैठे बैठे वो कुछ ना कुछ कल्पना करता रहता है, इमेजिन करेगा, सोचता रहेगा। अब जो है वो क्या सोच रहा है, लेखक सोच रहा है नवाब साहब की असुविधा के बारे में, कि मेरे आने से इस नवाब को क्या सुविधा हो गई है, और संकोच के कारण कि ये इतना संकोच में क्यों आ गया, मुझे देख देखकर इतना झिझक क्यों रहा है, हिचक क्यों रहा है ये। तो क्या कारण हो सकता है, इसका वो अनुमान लगा रहा है। अब अनुमान क्या लगाता है कि संभव है, यानी हो सकता है कि नवाब जो है सेकंड क्लास में क्यों आया। तो वो सोचते हैं, लेखक सोचते हैं कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अनुमान में, कि नवाब ने भी यही अनुमान लगाया था कि सेकंड क्लास में कोई नहीं होगा, डिब्बा खाली होगा, तो मैं अकेले यात्रा कर लूंगा। एक कारण ये हो गया। दूसरा, किफायत के विचार से। किफायत का मतलब होता है बचत के विचार से, कि फर्स्ट क्लास का टिकट तो और भी महंगा आता है, तो सेकंड क्लास का टिकट खरीद लूंगा तो अकेले यात्रा भी हो जाएगी और थोड़े पैसे भी बच जाएंगे, इसलिए इसने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। दो कारण बताएं, एक तो बचत का और दूसरा अकेले, तो उसको भी लगा सेकंड क्लास का डिब्बा खाली है। लेकिन हुआ उल्टा। अब जो है लेखक भी इस डिब्बे में आ गया है, तो अब नवाब को गवारा नहीं हो रहा। गवारा का मतलब बर्दाश्त। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि शहर का कोई सफेद पोश। अब ये लेखक अपने आप को कह रहा है, यानी अपने आप को भी एक पढ़ा लिखा सभ्य नागरिक को बता रहा है। लेकिन नवाब और एक आम नागरिक में फर्क हो सकता है ना। नवाब जो है अपने सामने आम नागरिक को कुछ नहीं समझेगा, जबकि भारत उस समय आजाद हो चुका था। भारत के संविधान ने नवाबों की नवाबियत छीन ली थी और सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिए थे। लेकिन फिर भी कुछ नवाब ऐसे थे जिनका नवाबीपन गया नहीं, जो अपने आप को उस जमाने के रईस समझे बैठे थे और अपने आप को आम नागरिक से ऊंचा समझते थे। तो अब ये नवाब भी कुछ ऐसा ही है। नवाब को बर्दाश्त नहीं था कि शहर का कोई सफेद पोश यानी आम आदमी उन्हें मंझले दर्जे का मतलब मिडिल क्लास यानी सेकंड क्लास जिसमें बैठे हैं उसमें सफर करता देखे। यानी ये नहीं चाह रहा था कि लेखक ये समझे कि भाई अब लेखक क्या सोचेगा उसके बारे में, कि नवाब होकर फर्स्ट क्लास में नहीं सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहा है। अब जो है इसने ये सोच लिया लेखक ने। अब आगे लेखक सोच रहे हैं अकेले सफर का वक्त काटने के लिए, वक्त यानी समय, कि भाई सफर इसने सोचा होगा मैं इस डिब्बे में अकेले रहूंगा तो समय कैसे काटूंगा, इसलिए इसने खीरे खरीदे होंगे। और अब किसी सफेद पोश, यहाँ पर भी सफेद पोश का अर्थ है लेखक। देखिए शुरुआत में जो सफेद पोश सज्जन आया था वो नवाब के लिए आया था, और अब जो दो बार सफेद पोश आए हैं ये लेखक के लिए आए हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है। अब जो है किसी आम आदमी के सामने ये खीरे जैसी वस्तु कैसे खाए। ठीक है, इसको अपना जो है अपमान लग रहा होगा कि भाई मैं तो, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा कि इतना अमीर होके खीरा खा रहा है। तो अब ये जो है मुश्किल में आ गया है नवाब की, अब क्या करे। अब लेखक कहता है हम कनखियों से। अब लेखक जो है यहाँ पर स्वयं को हम कह रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में ऐसा ही होता है। लखनऊ में एक वचन को बहुवचन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी मैं की जगह हम बोलेंगे। एक आदमी भी होगा ना तो वो मैं नहीं बोलेगा, वो हम ही बोलता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, हम का मतलब लेखक ही है, एक ही आदमी है। लेखक कहते हैं हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों का अर्थ होता है नजरें बचाकर, नजरें चुराकर। लेखक जो है नवाब से नजरें चुराकर उसी को देख रहा है। उस तो क्या किया नवाब ने, कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा, स्थिति पे गौर किया कि ये क्या स्थिति हो गई है अब, और अब क्या करना चाहिए। तो सहसा का मतलब होता है अचानक। क्या हुआ, नवाब ने लेखक को संबोधन किया, यानी लेखक से कुछ कहा। क्या कहा, आदाब अर्ज। आदाब जैसे हम नमस्ते करते हैं वैसे ही नवाब आदाब किया करते थे, कि आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, यानी खीरा जो है शौक से खाएंगे क्या। अब जो है लेखक को नवाब साहब का
सहसा, सहसा यानी अचानक, ये भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा कि एकदम से इसके विचार बदल कैसे गए। ये पहले तो मुझसे बोल भी नहीं रहा था, है ना, पहले तो अपनी नवाबियत दिखा रहे हैं कि मैं जब यहाँ आया हूँ डिब्बे में तो इसने मुझसे कुछ भी बात नहीं की, और अब अचानक जो है ये इसका मूड बदल गया, इसका भाव परिवर्तन हो गया, तो लेखक को ये अच्छा नहीं लगा और भाप लिया, यानी लेखक ने यह सोचा कि भाई ये आप शराफत का, शराफत मतलब अपनी अच्छाई का, गुमान, गुमान होता है घमंड गर्व, कि ये जो नवाब है ना ये अपनी अच्छाई का घमंड बनाए रखने के लिए हमें लेखक अपने लिए बोला कि मुझे भी मामूली लोगों की हरकत में, कि एक आम लोग जो हरकत करते हैं ना उसमें लथेड़ लेना चाहते हैं। आम आदमी पहले तो किसी से बात नहीं करेगा, हाँ, फिर अपना जब काम आया तो बात कर लेता है, तो इस तरह की हरकत में ये मुझे भी लथेड़ लेना चाहते हैं कि मुझे भी एक खीरे जैसी वस्तु खिलाएंगे। तो लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। किबले, किबला का अर्थ होता है सम्माननीय, कि आप जो है सम्माननीय हैं, आप ही शौक से इसको खाइए, यानी आप ही खाइए। अब नवाब साहब ने, लेखक ने तो मना कर दिया खीरा खाने के लिए, तो नवाब साहब ने फिर एक पल, यानी एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, गौर से कुछ देख रहा है, फिर दृढ़ निश्चय करके, यानी मन में कुछ पक्का सा सोचकर उसने क्या किया, खीरों के नीचे जो रखा तौलिया था उसे उठाया, झाड़ा फिर से और अपने सामने बिछा लिया, यानी खीरे के नीचे जो तौलिया है उसको निकाला, झाड़कर फिर से अपने सामने बिछा लिया, और जो है नवाब की सीट के नीचे एक लोटा रखा था जिसमें पानी था, तो लोटा उठाकर दोनों खीरों को रेल की खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। अब नवाब जो है पूरा इंतजाम करके आया था, उसकी जेब में एक चाकू भी है, उसने जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर, दोनों खीरों के सिर काटकर मतलब खीरों को जैसे हम करते हैं ना, खीरे का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा काट कर उसको रगड़कर उसमें से झाग के रूप में जो कड़वापन होता है वो निकालते हैं, तो वही इसने किया है। खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला, यानी वो जो थोड़ा कड़वापन होता है वो निकाल लिया। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से, एहतियात मतलब सावधानी से छीला, छिलका निकाला, और फांकों का मतलब होता है स्लाइस, खीरों को उसने फांकों में काट लिया, स्लाइस में काटकर करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने का मतलब है बहुत ही अच्छे तरीके से तौलिए पर सजा सजा कर रखता गया। अब देखिए लखनऊ स्टेशन पर ये गाड़ी जो है लखनऊ स्टेशन से चली थी, तो हो सकता है लेखक ने सोचा इसने खीरा जो है लखनऊ स्टेशन पे खरीदा होगा, और लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले, ये जो खीरा बेचने वाले होते हैं ना, ये खीरे के इस्तेमाल का तरीका बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक, है ना, एक नमक में जीरा मिला हुआ और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते, मतलब दो पुड़िया बना लेते, एक में जीरा और नमक मिला हुआ था, एक में लाल मिर्च का पाउडर होता है, कि भाई जिसको जितना छिड़कना है स्वाद के अनुसार वो खीरों पर छिड़क ले, तो ग्राहकों को हाजिर कर देते हैं, मतलब ग्राहकों को देते हैं ये खीरों के साथ, जब खीरा बेचते हैं तो ये पुड़िया भी दे देते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब नवाब साहब ने बहुत ही करीने से मतलब बहुत अच्छी तरीके से खीरों की फाकों पर जीरा मिला नमक बुरका और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, सुर्खी मतलब लाल रंग को ही बोलते हैं, कि उसने जो है पहले खीरे पर जीरा और नमक छिड़क दिया, उसके बाद लाल मिर्च भी छिड़क दी, बुरकने का मतलब होता है छिड़कना। अब उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा का अर्थ होता है एक्सप्रेशन, ये जो सब कर रहे थे ना, तो उनका जो हर एक एक्सप्रेशन था, जो चेहरे पर जो भाव आ रहे थे, और जबड़ों के स्फुरण, जबड़ों का स्फुरण मतलब होता है जबड़ों का चलना, जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जबड़ा चलता है, तो जब ये खीरों पर ये जीरा नमक वगैरह छिड़क रहा है तो इसका जबड़ा जो है अभी हिल रहा है, चल रहा है, और चेहरे पर जो है भाव आ रहे हैं, तो उनसे स्पष्ट था, उनसे क्लियर था कि ये सब उस प्रक्रिया में यानी ये सब जब नवाब कर रहा है तो उसका मुख जो है खीरे के रसास्वादन मतलब स्वाद में, उसका मुख जो है स्वाद का आनंद ले रहा है, मतलब उसके मुंह, ठीक है, स्वाद की कल्पना से, मतलब उसके मुंह में जो है उसको जो वो छिड़क रहा है ना उसी से उसके मुंह में स्वाद आ रहा है, और यही सोचकर, कल्पना मतलब यही सोचकर
जो है उसका मुंह प्लावित हो रहा है, यानी उसके मुंह में पानी आ रहा है। नमक जीरा जब वो छिड़क रहा है ना, तो स्वाद के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में जो है पानी आ रहा है। ये किसके मुंह में पानी आ रहा है? नवाब के मुंह में आ रहा है। अब जो है लेखक कहते हैं, हम कनखियों से, यानी मैं नजरें बचाकर उसको देख रहा था, और लेखक ने सोचा मियाँ रईस बनते हैं। रईस का मतलब अमीर, कि देखो नवाब बनता है, बड़ा ही अमीर बन रहा है, और यहाँ पर लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में कि यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ, कोई यहाँ पे कोई दूसरे लोग तो है नहीं, तो उनकी नजरों से बचकर यहाँ पर ये अपनी असलियत पर उतर आए हैं। देखो खीरे को देखकर इसके मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं आगे। नवाब साहब ने फिर से लेखक की ओर देखा और फिर से कहा, वल्ला शौक कीजिए, कि भाई आप शौक से खाइए। लखनऊ का बालम खीरा है। बालम, यहाँ पे बालम खीरा मतलब एक खीरे की किस्म है। जैसे हमारे आम होते हैं ना, लंगड़ा आम, हापुस आम, दशहरी आम, वैसे ही खीरे की भी कई किस्में होती हैं। तो लखनऊ में बालम खीरा बहुत प्रसिद्ध होगा खाने के लिए, स्वादिष्ट स्वाद में। तो उसने कहा यह लखनऊ का बालम खीरा है, तो आप भी शौक से शौक कीजिए, यानी आप भी खाइए। देखिए, शौक कीजिए, शौक फरमाइए, ये ऑफर करने के तरीके हैं। उर्दू में इसी तरीके से खाने के लिए बोला जाता है। अब लेखक ने भी क्या किया, उसने खीरों को देखा कि नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके। देखिए, जब हम खीरों पर नमक छिड़क देते हैं तो उसमें से जूस निकलने लगता है, रस निकलने लगता है, तो उसी को बोला गया है यहाँ पे पनियाती फाके, कि भाई स्लाइस में से जो है जूस निकल रहा है, पनियाती फाके है वो। तो देखकर लेखक के मुंह में भी पानी जरूर आ रहा था, पर पहले मना कर चुका था, उसने पहले इनकार कर दिया। तो इस समय आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा कि भाई मैंने पहले मना कर दिया, अब मैं हाँ करूंगा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को, मेरे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंच जाएगी। तो चाहकर भी मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी लेखक ने मना कर दिया। उसने उत्तर दिया, शुक्रिया। देखिए क्या कहेगा लेखक कि शुक्रिया यानी धन्यवाद। इस वक्त मतलब इस समय तलब, तलब का मतलब इस समय इच्छा महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी, मैदा माने हमारा पाचन, हमारा डाइजेशन, हमारा पेट जो है वो भी जरा कमजोर है। तो किबला शौक फरमाइए कि सम्माननीय, आप ही जो है खाइए। मैं, मुझे तो इस समय इच्छा भी नहीं हो रही है, और मेरा पेट भी जरा कमजोर है। अब नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, सतृष्ण मतलब इच्छा से भरी हुई, ठीक है, सतृष्णा होता है इच्छा, सतृष्ण मतलब होता है इच्छा से भरी हुई, इच्छा के साथ। नवाब साहब ने पूरी इच्छा भरी आंखों से नमक मिर्च के संयोग, संयोग मतलब मिली हुई, कि नमक मिर्च जो मिला हुआ था ना, उसे चमकती हुई खीरे की फांकों की ओर देखा। ठीक है, फिर खिड़की के बाहर देखकर उन्होंने खिड़की के बाहर देखा और एक दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास मतलब लंबी सांस ली उन्होंने। और फिर क्या किया, खीरे की एक फांक उठाई, एक स्लाइस उठाई, होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, उसको सूंघ रहे हैं, और स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गई मतलब बंद हो गई, और उन्होंने स्वाद का आनंद लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मुंह में उसके पानी भर आया, खीरे को सूंघकर उसके मुंह में पानी भर आया, तो उस घूंट को गले से उतार दिया, मतलब उस पानी को वो गले से उसने नीचे उतार दिया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। ये क्या किया इसने कि स्लाइस को, खीरे की फाक को उठाया, नाक तक ले गया है, उसे सूंघा है, उसकी खुशबू को अच्छे से सूंघा है, आंखें बंद की है, और मुंह में पानी आया तो उसको पी गया है, और फिर जो है फाक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये काम इसने कर दिया। अब जो है नवाब साहब की फाकों को, अब नवाब साहब जो है यही करते रहे, खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से, वासना का मतलब होता है किसी चीज में पूरी तरह से डूब जाना। ठीक है, वासना का अर्थ होता है किसी चीज में पूरी तरह से डूब जाना। तो वासना से रसास्वादन, रसास्वादन मतलब रस का आनंद लेना, स्वाद का आनंद लेना। ठीक है, सूंघ कर ही वो स्वाद का मजा ले रहा है, और खीरे की फाकों को खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को, ठीक है, खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंक कर सबके साथ यही किया, सूंघ रहा है,
और जो है स्वाद के आनंद में मस्त हो रहा है, लेकिन खा नहीं रहा है, खीरे की फाकों को खिड़की से बाहर फेंकता जा रहा है। उसके बाद तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व मतलब घमंड से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब लेखक को जो है ये थोड़ा अजीब लगा कि भाई इसने खीरा खाया नहीं है, सिर्फ सूंघ सूंघ कर ये फेंकता गया, मानो ये मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे कह रहा है देख मैं खानदानी रईस हूँ, मैं इस तरह से खीरा खाता हूँ। मतलब मैं तो सूंघ कर ही जो है स्वाद का आनंद ले लेता हूँ और खीरे को फेंक देता हूँ, खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को खाता नहीं हूँ। और यही ये खानदानी रईसों का तरीका है। खानदानी रईस होते हैं जो जिनकी पीढ़ियां भी अमीर रही हों। अब नवाब साहब खीरे की ये जो तैयारी है और ये जो इस्तेमाल है, इसे थक कर लेट गए और हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। देखिए, तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान में, सिर खम कर लेने का मतलब सिर झुका लेना पड़ा। ये व्यंग्य है, एक ताना है लेखक के द्वारा नवाब पर कि भाई मुझे तो इसके सम्मान में सिर झुकाना पड़ गया कि भाई ये है खानदानी तहजीब। तहजीब का मतलब होता है व्यवहार का तरीका, ठीक है, जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं, हम जो है चीजों के साथ, हम हमारा खाना पीना बोलना जो है ये तहजीब होती है। तो जो है लेखक को लगा अच्छा ये है खानदानी तहजीब। नफासत, नफासत का मतलब होता है स्वच्छता, सफाई, और नजाकत का मतलब होता है कोमलता। देखिए यहाँ पर कहना चाह रहा है कि देखिए खानदानी तहजीब की, वाह, नवाब ने अपनी खानदानी तहजीब दिखाई है। इसने खीरों के साथ देखो कितने उसको आराम से इसको काटा था, छीला था, नमक मिर्च लगाया था, और नफासत देखो खीरे को खाया नहीं है, सिर्फ सूंघा है, क्योंकि खीरे को खाएगा तो मुंह गंदा हो जाएगा ना उसका, तो उसने जो है सूंघ कर ही आनंद ले लिया। और इसकी नजाकत देखो, कोमलता देखो, अपने पेट पर इसने बोझ भी नहीं डाला, पेट को जो है सूंघ कर ही खीरे का स्वाद दे दिया है। तो देखो अब जो है लेखक कह रहा है ये अपने खानदान की जो है तहजीब, नफासत और नजाकत दिखाना चाह रहा था और मैं तो इसके सम्मान में सिर झुका लेता हूँ। अब आगे हम गौर कर रहे थे, लेखक कहता है मैं गौर कर रहा था कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, मतलब कौन सा तरीका, देखिए, खीरे की सुगंध, सुगंध माने खुशबू, और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का, कि वे कोई कैसे खीरे की खुशबू और स्वाद से संतुष्ट हो सकता है। ये संतुष्ट होने का सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा, नफीस का मतलब होता है बढ़िया, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, कि भाई ये तरीका जरूर कहा जा सकता है कि भाई इसने जो है खीरा खाया भी नहीं, ये बहुत बढ़िया तरीका है। और ऐसे तरीके से भी हम जो है खाली सुगंध और स्वाद से हमारे मन की, हमारे पेट की संतुष्टि हो सकती है। ये तरीका उसने पहली बार देखा, परंतु अब उसने देखा कि चलो ठीक है, मन तो संतुष्ट हो जाएगा, मन तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसकी स्वाद से, उसके सुगंध को सूंघ कर मन सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति, उदर होता है हमारा पेट, तृप्ति मतलब भरना, कि हमारे पेट की जो भूख है वो शांत हो सकती है। मन को तो शांत कर लिया किसी तरीके से, लेकिन क्या हमारे उदर की तृप्ति, हमारा पेट भर सकता है इस तरीके से? अब लेखक के मन में यही सब चल रहा था, लेकिन तभी क्या हुआ, नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने एक जो है तेज डकार ली, जैसे उनका पेट भर गया। अब लेखक को बड़ी हैरानी हुई, सूंघ कर भी पेट भर जाता है क्या जो इसको डकार आ रही है? नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर, अब जो है नवाब ने लेखक की तरफ देखकर कहा कि भाई खीरा लजीज होता है। लजीज का मतलब होता है स्वादिष्ट, कि खीरा जो है बहुत स्वाद होता है, टेस्टी होता है, लेकिन होता है सकील। सकील का अर्थ होता है जो जल्दी से पचता नहीं है, जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता। कि खीरा बहुत, अब नवाब साहब कह रहे हैं खीरा बहुत स्वादिष्ट होता है लेकिन बहुत सकील होता है, ये जल्दी से पचता नहीं है, ना मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, मैदा यानी हमारे पेट पर बोझ डाल देता है, जल्दी से जो है डाइजेस्ट नहीं होता, तो मुश्किल होती है इसको डाइजेस्ट करने में। अब जो है लेखक कहते हैं भाई ये सुनकर तो मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। चक्षु का अर्थ होता है आंख, यानी मेरी मेरी जो है ज्ञान की आंखें खुल गई।
और मैंने पहचाना ये है मेरी नई कहानी का लेखक। कि कहानी मैं क्या लिखूंगा, कहानी तो ये जो है नवाब लिख रहा है, ये तो इसने एक नई कहानी मेरे सामने जो है लिख दी है। कि भाई बिना, लेखक बड़ा हैरान हुआ कि कोई जो है सूंघ कर कल्पना से जो है कैसे जो है अपने पेट को भर सकता है। ये देखो इसने तो डकार भी ले ली। तो लेखक को लगा जब ऐसा हो सकता है कि बिना खाए जो है खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना, मतलब इमेजिन करके, स्वाद को इमेजिन करके, सुगंध को सूंघ कर पेट भर जाने से डकार आ सकती है, तो क्या बिना विचार, विचार मतलब बिना कोई थॉट, बिना घटना, बिना कोई इंसिडेंट, या बिना पात्रों के, बिना कैरेक्टर्स के जो है, सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से, सिर्फ एक लेखक जो चाहता है, नई कहानी नहीं बन सकती। इसको बहुत ही गौर से आपने समझना है। इन लाइनों को मैं फिर से समझा देती हूँ। लेखक यहाँ पर कहना चाह रहा है किसी कहानी में कोई विचार ना हो, यानी कोई आइडिया ना हो कहानी का, उसमें कोई घटना ही ना हो, कोई पात्र ही ना हो, कैरेक्टर्स ना हो, तो क्या कहानी लिखी जा सकती है। देखिए हर कहानी के लिए कुछ पात्र चाहिए जिनमें डायलॉग्स होते हैं, संवाद होते हैं, एक घटना चाहिए जिस घटना को हम शुरुआत से अंत तक लेकर जाते हैं, और एक विचार चाहिए, लेखक का विचार, यानी पहले लेखक एक विचार सोचता है, फिर उसके अनुसार वो घटना क्रिएट करता है, और फिर पात्र बनाता है, कैरेक्टर्स बनाता है जिनके द्वारा वो पूरी कहानी बताता है। तो इनके बिना, विचार के, घटना और पात्रों के बिना तो कहानी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि ये कहानी में होने बहुत ही जरूरी है। लेकिन अब जब उसने नवाब का देखा कि भाई नवाब अब खीरा खाने से पेट भर सकता है, हम यही मानेंगे ना, हम स्वाद भी ले लेंगे, हमें मजा भी आएगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। तो ये तो हो गया जिस तरह से कहानी सीधी सीधी लिखी जाती है, इसमें पात्र भी होंगे, घटना भी होगी, विचार भी होंगे। इसी तरह से खीरे का स्वाद लेने के लिए उसे मुंह से हम खाएंगे भी, उसकी सुगंध भी सूंघेंगे और हमारा पेट भी भर जाएगा। तो ये है सीधा सीधा तरीका खीरा खाने का भी और कहानी लिखने का भी, कि पात्र हो, घटना हो, विचार हो। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। नवाब ने क्या किया, ना तो खीरा खाया, ना अपने पेट में डाला, उसने खाया ही नहीं तो पेट में भी नहीं गया, सिर्फ सूंघा और सोचा, इमेजिन किया, और जो है उसका पेट भर गया। तो क्या सिर्फ एक लेखक सोचे, इच्छा करे, तो कहानी नहीं बन सकती, चाहे उसमें कोई पात्र ना हो, कोई घटना ना हो, कोई विचार ना हो, तो बिना इनके भी कहानी नहीं बन सकती। यह वो कहना चाहता है कि भाई ये तो एक नई तरह की कहानी हो गई जिसमें हम कोई पात्र नहीं रखेंगे, कोई घटना नहीं रखेंगे, और ये कहानी, इसको कहानी के बारे में कौन बता रहा है, नवाब। नवाब को देखकर उसे इस तरह की नई कहानी का विचार आया कि भाई मैं बिना घटना, बिना विचार और बिना पात्रों की भी तो कहानी लिख सकता हूँ, जैसे नवाब ने अभी यहाँ पर मेरे सामने जो किया है। तो सिर्फ सोचने से, इमेजिन करने से भी तो कहानी लिखी जा सकती है, और इस तरह की कहानी एक नई कहानी हो सकती है। वैसे देखिए, देखा जाए तो एक कहानी के लिए एक घटना होना बहुत जरूरी है, विचार होना बहुत जरूरी है, पात्र भी होना बहुत जरूरी है। इसी से कहानी जो है आगे बढ़ती है और पाठकों को मजा आता है, पढ़ने वालों को मजा आता है। लेकिन कभी कभी लेखक सिर्फ अपनी इच्छा मात्र से जो है इनके बिना भी अगर कहानी लिख लेता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पाठकों को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। यही सब जो है लेखक यहाँ पे बताना चाहता है, और इसलिए पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज, लखनवी का यहाँ पर जो अर्थ है वह लखनऊ के नवाब को बताने के लिए यह शब्द बताया गया है। लखनवी मतलब लखनऊ का नवाब, अंदाज मतलब उसका तरीका, यानी ये नवाब जो है थोड़ा सनकी था, उसने अपना सम्मान, अपना जो है अपनी अमीरियत दिखाने के लिए, अपना नवाबपना दिखाने के लिए लेखक के सामने ये हरकत की। हो सकता है यदि लेखक उस डब्बे में नहीं होता
तो वह खीरा आराम से स्वाद ले लेकर मजे ले लेकर खाता। लेकिन लेखक सामने था तो उस लेखक के सामने वो अपने आप को उससे ऊंचा जताना चाह रहा था। अपना जो है नवाबी रुतबा, अपना नवाबी सम्मान दिखाना चाहता था कि मैं तो खानदानी रईस हूँ, मैं खीरा खाता नहीं, मैं तो खीरे को इस तरह से इस्तेमाल करके इसका आनंद लेता हूँ और फिर फेंक देता हूँ। ठीक है, तो ये कोई सनकी ही करेगा। तो इसलिए हम इस नवाब को जो है ज्यादा समझदार व्यक्ति तो नहीं कह सकते, इसको हम सनकी ही कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये मैंने जो पाठ यहाँ पर समझाया है, इसकी जो व्याख्या की है वो आपको जो है समझ आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो देखिए, मैं आपसे जो है ज़्यादा नहीं कहूँगी। यदि आपको ये व्याख्या अच्छी लगी है और आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ जो है आपको अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को जो है जीजे हिंदी टॉपर्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक नया चैनल है, ये चैनल नया है। मैंने आज से मेरे ख्याल से 5 या 6 साल पहले एक चैनल बनाया था, जिसमें 5 या 6 वीडियो ही डाले थे, क्योंकि मेरे पास सुविधाओं की कमी थी उस समय। 5-6 वीडियो डाले थे, लेकिन उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा आया था। बच्चों ने बहुत उन वीडियो को लाइक किया था। वो चैनल फिर मैंने डिलीट कर दिया था कि मैं काम तो नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया था। लेकिन इस बार मैं पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आई हूँ कि नहीं, मैं पूरा कोर्स इस चैनल पर करवाऊंगी। और यदि आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आपको और कौन कौन से विषय चाहिए, ठीक है, हिंदी के ही बोलूंगी क्योंकि मेरी पकड़ हिंदी पर अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा अनुभव है हिंदी पढ़ाने का। तो हिंदी में आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चाहे वो लिखित में हो, लिखने में आपकी परेशानियां हो, समझने में हो, जो भी आप, चाहे आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हो, चाहे पाठ्यक्रम से अलग हो, मैं हिंदी से संबंधित प्रत्येक समस्या का समाधान यहाँ पर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा। और यह पाठ आपको जो है समझ में आया हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले और मैं पूरा कोर्स बहुत अच्छे से आपको समझाऊं। और इस जो है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मैं बहुत ही तसल्ली से आपको जो है समझा रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जितना आप जो है तसल्ली से तैयारी करेंगे, उतने आपके अंक अच्छे आएंगे। और यह मैंने देखा भी है। आप हफ्ते में 2 दिन दे दीजिए हिंदी को, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके जो है बहुत ही कठिन विषय भी हैं, साइंस है, विज्ञान है, इन्हें समय देना ज़्यादा होता है। लेकिन हिंदी में 2 साल से, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं बच्चों को अंक लाना थोड़ा कठिन हो रहा है। वे बच्चे जो सोचते हैं 2 दिन पहले पढ़ लेंगे या 3 दिन पहले पढ़ लेंगे, उनके अंक नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पेपर का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। पेपर थोड़ा सा, हम कहेंगे इसका डिफिकल्टी लेवल अच्छा आ रहा है 2 साल से। तो हफ्ते में 2 दिन तो आप हिंदी को देकर चलिए। अगर आपने ये दे दिए हैं तो आपके अंक काफ़ी अच्छे आएंगे और आपको अपनी परसेंटेज को बढ़ाने में जो है बहुत ही मदद मिलेगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।